जिसका रास्ता देखे ऐ दिल ऐसा। आज बात बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर देवानंद की, जिनके झुककर बोलने और स्टाइल से चलने पर मर मिटती थी हजारों लड़कियां। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। देवानंद अपने जमाने के वो एक्टर थे जो हजारों लाखों लोगों के फैशन आइकॉन थे। टोपियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिला। यूं तो देवानंद की कई किस्से आम हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम इन्हीं आम किस्सों में से कुछ खास और रोचक बातें लेकर आए हैं, जिन्हें या तो कम लोग जानते हैं या फिर वो दुनिया की नजरों से छुपा ली गई। जैसे आखिर जब देवानंद फिल्मों में काम करने के सिलसिले में मुंबई आए तो उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा। फिल्मों से पहले आखिर वो कौन सी नौकरी करते थे, उन्हें जब पहली फिल्म मिली तो कितने पैसे दिए गए, और आखिर क्यों कोर्ट ने उन्हें खास कलर के कपड़े पहनने से मना किया था। बचपन में ऐसा क्या हुआ था कि देवानंद के पिता ने उनका दाखिला गर्ल्स स्कूल में करा दिया था, और सबसे अहम बात, आखिर क्यों इस दिग्गज कलाकार ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से ले ली थी सीधी टक्कर। सब कुछ जानेंगे बॉलीवुड सिने बायोग्राफी के देवानंद से जुड़े इस खास वीडियो में। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड सिने बायोग्राफी के इस एपिसोड में। हमारा नाम बनारसी बाबू। देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में हुआ था। उनका असली नाम धर्मदेव किशोरीमल आनंद था। उनके पिता पिशोरी लाल आनंद गुरदासपुर जिले के नामी वकील थे। इनके माँ बाप के कुल 9 बच्चे हुए, जिनमें वे 5वीं संतान थे। देवानंद को बचपन से ही फिल्में देखना और फिल्मी पत्रिकाएं पढ़ने का बहुत शौक था। वो रद्दी की दुकान से पत्रिका लाकर पढ़ा करते थे। रोज पत्रिका खरीद कर लाने से दुकानदार से उनकी दोस्ती हो गई थी। इस वजह से दुकानदार रोज देवानंद के लिए पत्रिका छांट कर अलग से रख देता और कभी कभी मुफ्त में भी दे देता था। देवानंद ने अंग्रेजी साहित्य में स्नातक किया था। वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे। देवानंद विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन घर पर पैसों की तंगी की वजह से ऐसा हो न सका। देवानंद के कॉलेज के अधिकतर छात्र आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जा रहे थे। उनका भी मन विदेश जाकर पढ़ाई करने का था, लेकिन घर की माली हालत ठीक नहीं थी। इसीलिए पिताजी ने उन्हें विदेश पढ़ने के लिए नहीं भेजा, क्योंकि उनके ऊपर और बच्चों की भी जिम्मेदारी थी। पिता ने उनसे कह दिया था कि आगे की पढ़ाई अगर करनी है तो खुद से नौकरी करके पूरी करनी पड़ेगी। यहीं से उनका बॉलीवुड के सफर की ओर रुख शुरू हो गया था। वो बचपन से ही हीरो बनना चाहते थे, सो उन्होंने मुंबई का रुख कर लिया। 1943 में देवानंद जब मुंबई पहुंचे तो उनके जेब में महज 30 रुपए थे। भरी दोपहरी फिल्म स्टूडियो के चक्कर लगाने में बीत जाया करते थे। समय गुजर रहा था, लेकिन काम मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से देवानंद खुद की नाकामयाबी से हताश हो रहे थे। काम की इसी जद्दोजहद के दौरान उनके 30 रुपए भी खत्म हो गए। भूख लगी और जब खाने के लिए जेब में हाथ डाला तो 1 भी रुपए नहीं बचे। भूख और काम की इसी लालसा में उन्होंने स्टैम्प कलेक्शन के एल्बम को बेच दिया, जो उन्होंने बरसों से इकट्ठा किया था। इस एल्बम से उन्हें कुल 30 रुपए मिले थे, जिससे उन्होंने मुंबई में कुछ और दिनों तक गुजारा किया। लेकिन ये पैसे भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे, जिसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि अगर यहाँ रहना है तो अभी हीरो बनने से ज्यादा नौकरी करनी जरूरी है, जिससे कुछ पैसे हाथ आ सके। देवानंद ने काम के सिलसिले में कई लोगों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। सपनों की नगरी में जब वो खुद को सपनों से दूर जाता देख रहे थे, तभी उन्होंने 85 रुपए मासिक वेतन के साथ एक जगह क्लर्क की नौकरी कर ली। गणित में हाथ तंग था, इसलिए ये नौकरी भी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के सेंसर ऑफिस में काम किया, जहाँ उनका काम सेना के अधिकारियों के लिखे लेटर्स को पोस्ट करने से पहले पढ़ने का था। ब्रिटिश सरकार अपने अधिकारियों के खतों को भी सेंसर करती थी, ताकि कोई गोपनीय सूचना बाहर ना जा सके। हालांकि ज्यादातर चिट्ठियां वही होती थीं, जो सेना के जवान अपनी पत्नी या प्रेमिकाओं को लिखा करते थे। इस काम में उनका मन रम गया था, क्योंकि उन खतों को पढ़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। सेंसर ऑफिस में काम करने के लिए देवानंद को 165 रुपए मिलते थे। देवानंद भले ही इस बात से बेहद दुखी थे कि वो अभी भी फिल्मों से बहुत दूर थे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसी खत पढ़ने की नौकरी उनके लिए फिल्मों का रास्ता खोलने वाली है।
ये काम करते हुए देवानंद को धीरे धीरे लगने लगा था कि वो अपने सपनों से पीछे जा रहे हैं। वो बनना तो चाहते थे फिल्म स्टार, लेकिन एक सरकारी बाबू बनकर रह गए थे। देव उस नौकरी को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। इसी उलझन के दौरान उनके हाथ एक अफसर का लिखा खत लगा था, जिसने देवानंद को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। उस खत में ऑफिसर ने अपनी पत्नी को लिखा था, काश मैं अभी ये नौकरी छोड़ सकता तो सीधे तुम्हारे पास आता और तुम्हारी बाहों में होता। इस खत की एक लाइन, काश मैं अभी ये नौकरी छोड़ सकता, ने देवानंद को नए हौसले और नई ऊर्जा से भर दिया और उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और निकल पड़े अपने सपनों को पूरा करने के लिए। नौकरी छोड़ने के बाद वो अपने भाई चेतन आनंद के पास पहुँचे, जो उस समय भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा से जुड़े थे। उन्होंने देवानंद को भी अपने साथ इप्टा में शामिल कर लिया। इसी दौरान देवानंद को नाटकों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे। नाटकों में छोटा मोटा रोल करते हुए देवानंद को पहला ब्रेक प्रभात स्टूडियो की फिल्म हम एक है से मिला। हालांकि फिल्म फ्लॉप रही और देवानंद अपनी पहचान नहीं बना पाए। इस फिल्म के दौरान उनकी मुलाकात गुरु दत्त से हुई, जो उस समय फिल्मों में कोरियोग्राफर के रूप में पहचान बना रहे थे। ये मुलाकात जब ही एक मित्रता में बदल गई। ये वो दौर था जब देश का बंटवारा हुआ था, देश में उथल पुथल मची थी, लेकिन देवानंद को इस दौरान लंबा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। उन्हें अशोक कुमार की फिल्म जिद में काम मिल गया। ये वही फिल्म थी जिसने उन्हें बतौर एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित किया था। फिल्म की कामयाबी के बाद उन्होंने फिल्म निर्माण की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने नवकेतन बैनर की स्थापना की। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी। नवकेतन के बैनर तले उन्होंने पहली फिल्म अफसर का निर्माण किया। इसके निर्देशन की जिम्मेदारी उन्होंने अपने बड़े भाई चेतन आनंद को सौंपी। इस फिल्म के लिए उन्होंने जानी मानी एक्ट्रेस सुरैया का चयन किया और खुद हीरो रहे, लेकिन ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी देवानंद साहब ने हार नहीं मानी और अपनी अगली फिल्म बाजी के निर्देशन की जिम्मेदारी गुरु दत्त को दी। इसके बाद ये फिल्म ऐसी सफल हुई कि देवानंद का शुमार उस समय के बेहतरीन एक्टर्स में होने लगा। इस बीच देव साहब ने मुनीम जी, दुश्मन, काला बाजार, CID, पेइंग गेस्ट, गैम्बलर, तेरे घर के सामने और काला पानी जैसी सफल फिल्में दी। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवा। देवानंद साहब एक के बाद एक हिट फिल्में दे रहे थे, तो वहीं उनकी निजी जिंदगी में भी एक फिल्म चल रही थी, वो भी अभिनेत्री सुरैया के साथ। फिल्म अफसर की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ चुका था। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही देवानंद और सुरैया एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। सेट पर दोनों को एक दूसरे की तलाश रहती थी। दोनों ने एक दूसरे का नाम भी रख दिया था। देवानंद सुरैया को नोजी बुलाते थे और सुरैया उनको स्टीव। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का। दोनों का ये खूबसूरत रिश्ता परवान चढ़ा ही था कि ये बात सुरैया की नानी को पता चल गई। सुरैया उन दिनों मामा और नानी के साथ रहा करती थी। फिर क्या था, नानी ने दोनों को अलग करने में पूरा जोर लगा दिया। यहाँ तक वो शूटिंग के दौरान सुरैया के साथ सेट पर मौजूद होती थी। यही वजह है कि धीरे धीरे सुरैया और देवानंद एक दूसरे से अलग हो गए। हालांकि इस अधूरी प्रेम कहानी का दर्द दोनों को ही था। जहाँ एक और सुरैया ने ताउम्र बिना शादी के ही जीवन बिताया, वहीं देवानंद ने भी सबके सामने ये इजहार किया था कि वो सुरैया से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। ढल जाए हाय रात न जा। सुरैया से अलगाव के बाद देवानंद बिल्कुल अकेले रह गए। इसी दौरान उनकी मुलाकात कल्पना कार्तिक से हुई। कल्पना को उनके भाई चेतन आनंद ने फिल्म बाजी में काम करने के लिए कास्ट किया था। फिल्म के सेट के अलावा भी देवानंद और कल्पना मिलने लगे थे। दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लग रहा था। बाजी की सफलता के बाद दोनों ने फिल्म टैक्सी ड्राइवर में भी एक साथ काम किया। पहली फिल्म में काम के लिए कल्पना को बहुत तारीफें मिली, जिसके बाद उन्हें देवानंद की प्रोडक्शन फिल्म के अलावा अन्य बैनर से भी ऑफर्स मिलने लगे थे। लेकिन इन सभी ऑफर्स को कल्पना ने मना कर दिया था। उनका कहना था कि वो सिर्फ देव साहब के साथ ही फिल्में करना चाहती थी। देवानंद को कल्पना का ये अंदाज बेहद पसंद आया, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। दरअसल किस्सा फिल्म टैक्सी ड्राइवर के सेट से है। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान देवानंद ने कल्पना से कहा था कि वो उसके साथ शादी करना चाहते हैं। कल्पना पहले से ही इस पल का इंतजार कर रही थी और उन्होंने इसके लिए तुरंत ही हाँ कह दिया। इसके बाद दोनों ने फिल्म शूटिंग के ब्रेक के दौरान ही फिल्म सेट पर शादी कर ली।
दोनों 2 बच्चों के माता पिता बने। हालांकि शादी के कुछ सालों बाद ही दोनों का पारिवारिक जीवन कोई खास अच्छा नहीं रहा, जिसके बाद दोनों अलग अलग रहने लगे। अपना दिल तो आवारा न जाने किस। दोस्तों, क्या आपको पता है कि देवानंद साहब का अभिनेत्री जीनत अमान के साथ भी अफेयर रहा है? फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में जीनत अमान ने उनकी बहन का किरदार निभाया था। इसके बाद दोनों फिल्म हीरा पन्ना में एक साथ नजर आए। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगी थीं और दोनों के अफेयर्स के चर्चे भी जोरों पर थे। हालांकि इतने रोमांटिक होने के बावजूद भी देव साहब की जिंदगी सोनी ही रही। कुछ दिनों बाद जीनत के साथ भी उनका अलगाव हो गया। मैं नहीं जानता मेरा भगवान कौन है चंद्रा, लेकिन मैं अपनी जिंदगी की सबसे पवित्र और सबसे प्यारी चीज की सौगंध खा के कहता हूँ कि इस बार मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। साल 1970 में फिल्म प्रेम पुजारी के साथ देवानंद ने निर्देशन के क्षेत्र में अपना कदम रखा। हालांकि ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही, लेकिन देवानंद ने हार नहीं मानी। साल 1971 में उन्होंने फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का निर्देशन किया। इसकी कामयाबी के बाद उन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें हीरा पन्ना, देश परदेश, लूट मार, स्वामी दादा, सच्चे का बोलबाला और अव्वल नंबर जैसी फिल्में शामिल हैं। क्या आपको पता है कि शम्मी कपूर साहब की ब्लॉकबस्टर फिल्में जंगली और तीसरी मंजिल पहले देवानंद साहब को ऑफर की गई थी? इतना ही नहीं, अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर भी देवानंद को ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया था। देव साहब अपने जमाने के बेहद स्टाइलिश और हैंडसम एक्टर रहे हैं। वो काले कोट में बेहद आकर्षक नजर आते थे, जिसकी वजह से उन्हें देखते ही लड़कियां बेकाबू हो जाया करती थी। लड़कियों की अजब गजब हरकतें इतनी बढ़ गई थी कि कोर्ट ने एक जनहित याचिका के तहत देवानंद को देव साहब से सफेद शर्ट और काला कोट न पहनने की अपील की थी। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत कौन। लेकिन क्या आपको पता है कि इतने रोमांटिक हीरो देवानंद साहब बचपन में बेहद शर्मीले थे और लड़कियों को देखकर घबरा जाया करते थे। उनकी इस आदत से पिता इतने परेशान हो गए थे कि उनकी घबराहट दूर करने के लिए उन्होंने देव साहब का दाखिला गर्ल्स स्कूल में करा दिया था। देव आनंद साहब कई साल गर्ल्स स्कूल में पढ़े, जिसके बाद उनकी झिझक दूर हो गई और एक वक्त ऐसा आया कि वो इतने रोमांटिक और सहज हो गए कि धीरे धीरे लोग उनके इस आदत से परेशान हो गए थे। ये नहीं बताया था कितना हसीन काम हो गए। काम की बात करो और चलते बनो। और ये भी नहीं बताया था कि जितनी प्यारी सूरत होगी उतनी मीठी जुबान है। साल 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी थी। उनके इस कदम का विरोध करने वालों में मुख्य नाम देवानंद का भी था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने समर्थकों के साथ रैली निकालकर इमरजेंसी का विरोध भी किया था। इसका नतीजा ये रहा कि देवानंद की फिल्मों और गानों को दूरदर्शन से बैन कर दिया गया। लेकिन देव साहब उस वक्त के सूचना प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल से मिले और उन्होंने कहा कि क्या लोकतांत्रिक देश में वो अपने तरीके से बोल भी नहीं सकते और काम नहीं कर सकते। इस मुलाकात का असर ये रहा कि उन पर लगे बैन हटा दिए गए। तो आइंदा जिंदगी में मुझे कभी चैलेंज करने का दावा मत करना। हालांकि इमरजेंसी के चलते देव साहब की नाराजगी इंदिरा गांधी के प्रति जारी रही। 1977 के आम चुनाव तक वो इंदिरा के खिलाफ ही रहे। यहाँ तक कि उन्होंने नेशनल पार्टी नाम से अपनी पार्टी भी बना ली। हालांकि ये पार्टी आगे जाकर खत्म हो गई। देवानंद की एक अभिनेता के रूप में आखिरी फिल्म थी चार्जशीट। इस दौरान वो 88 साल के हो चुके थे। 3 दिसंबर 2011 लंदन में हिंदी सिनेमा ने अपना सबसे चमकता हुआ और सबसे कीमती सितारा खो दिया। दिल का दौरा पड़ने से 88 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। फिल्म चार्जशीट उनके निधन के 2 साल बाद रिलीज हुई, जिसे उन्होंने खुद डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था। मौत एक ख्याल है जैसे जिंदगी एक ख्याल है, न सुख है न दुख है, न दीन है न दुनिया, न इंसान न भगवान, सिर्फ मैं। देवानंद साहब एक ऐसी हस्ती थे कि हिंदी सिनेमा की बात जब जब की जाएगी उनका नाम जरूर लिया जाएगा। बिना उनकी मौजूदगी के सिनेमा जगत की कोई भी दास्तां बेईमानी सी लगेगी। आज भले ही वो हमारे बीच न हो, लेकिन उनकी खूबसूरत यादें हम सब के बीच मौजूद हैं। बेहद टैलेंटेड, बेहद चार्मिंग और गुड लुकिंग पर्सनालिटी को बॉलीवुड सिने बायोग्राफी की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और अगर ऐसा है तो इसे दूसरों तक भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी फिल्मी सितारों के जीवन की रोचक दास्तां के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। तब तक आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद।